हेलो एवरीवन। आज हम लोगों का एविडेंस एक्ट का 15वां दिन है, जिसमें आज सेक्शन 126 से लेकर 137 तक पढ़ेंगे। क्योंकि पिछले टर्न पर भी हमने कुछ ऐसी धाराएं पढ़ी थी जिनमें कहा गया था कि जो संसूचनाएं हैं उनको प्रकट करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता किसी भी व्यक्ति को न्यायालय में। आज भी उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। धारा 126 एविडेंस एक्ट की वृत्तिक संसूचनाएं। वृत्तिक मीन्स होता है प्रोफेशनल, संसूचनाएं कहते हैं कम्युनिकेशंस को। ये वो कम्युनिकेशन है, ये वो प्रोफेशनल कम्युनिकेशन, ऐसा कम्युनिकेशन होता है जिसको क्या होता है, न्यायालय में प्रकट करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। इसमें एग्जैक्टली ये बताया आपको कि कोई बैरिस्टर है या वकील है या कोई प्लीडर है, वो अपने क्लाइंट को कहते हैं कक्षीकार हिंदी में। कक्षीकार को कोई सलाह देता है या फिर जो उसका क्लाइंट है उस वकील होने के नाते उसको कुछ बात ऐसी बताता है जो उसके केस के लिए ज़रूरी है, तो ना ही वकील साहब को ये प्रकट करने के लिए बाध्य किया जाएगा न्यायालय में कि उनके क्लाइंट ने उनको क्या बताया, और ना ही क्लाइंट को, कक्षीकार को ये बात बताने के लिए बाध्य किया जाएगा कि उनको वकील साहब ने क्या बात बताई है या क्या नहीं बताई है, या इस मामले में क्या सलाह मशवरा किया है आपने वकील साहब से। ये सब बातें बताने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। इसको कहते हैं वृत्तिक संसूचनाएं, मतलब प्रोफेशनल कम्युनिकेशंस। यही मैटर पूरा लिखा हुआ है। कोई भी ये इसी को इस तरह से लिखा है कि कोई भी बैरिस्टर, अटॉर्नी, प्लीडर या वकील अपने कक्षीकार की अभिव्यक्त सम्मति के सिवाय, अगर कक्षीकार क्या हो, क्लाइंट क्या हो, अगर अभिव्यक्त सम्मति दे देता है कि हाँ कि आप न्यायालय में जो हमने आपसे बात की आप बता सकते हैं, तो वकील साहब बता सकते हैं। वरना ऐसा प्लीडर होने के नाते वो जो भी क्लाइंट ने नियोजित किया वकील साहब को, तो वो संसूचनाएं प्रकट करने के लिए बाध्य नहीं है वकील साहब। उसके अलावा वकील साहब ने जो सलाह दी है क्लाइंट को, उस सलाह को प्रकट करने के लिए क्लाइंट क्या है, बाध्य नहीं किया जाएगा और ना ही उस पर दबाव डाला जाएगा। इसमें परंतु बहुत इंपॉर्टेंट है। परंतु में 2 पॉइंट बताए गए हैं। परंतु इस धारा की कोई भी बात निम्न को प्रकटीकरण से संरक्षण ना देगी। कहने का मतलब है 2 बातों में प्रकटीकरण से नहीं बच पाएगा आदमी, प्रकटीकरण से संरक्षण नहीं मिलेगा। मतलब बात को प्रकट करने के लिए बाध्य किया जा सकता है निम्न 2 दशाओं में। किन दशाओं में? पहली बात है, किसी भी अवैध प्रयोजन को अग्रसर करने में दी गई कोई भी ऐसी संसूचना। कहने का मतलब है कि अगर कोई अवैध कार्य करने को अग्रसर करने के लिए अगर आप संसूचना कर रहे हैं, तो उसको प्रकट करने के लिए आपको बाध्य किया जा सकता है। जैसा कि हमने जो इलस्ट्रेशन 1 है उसमें बताया है कि कक्षीकार अभी हमने बताया था क्लाइंट होता है। कक्षीकार का अटॉर्नी खा से कहता है कि मैंने कूट रचना की है और मैं चाहता हूं कि आप मेरी प्रतिरक्षा करें। ये संसूचना जो है प्रकटन से संरक्षित है। कहने का मतलब क्या हुआ, अभी शायद हमने ये बताया कि किन मामलों में नहीं है। तो पहला पॉइंट ये था कि किसी भी अवैध प्रयोजन को अग्रसर करने में दी गई कोई भी संसूचना क्या होगी, प्रकटन से संरक्षित नहीं है। कहने का मतलब है अगर कोई आदमी कहता है कि मैं ऐसा काम करने जा रहा हूं, तो उस बात को करने के लिए, प्रकट करने के लिए बाध्य किया जा सकता है। दूसरी बात, ऐसा कोई भी तथ्य जो अभी हमने आपको एक ये बताया, जो इलस्ट्रेशन 1 था कि कक्षीकार जो थे उन्होंने, क्लाइंट ने अपने वकील से कहा कि मैंने जो है कूट रचना की है और मैं चाहता हूं कि आप मेरी मदद करें, तो वकील साहब इसको मदद करेंगे और ऐसा प्रकटन करने के लिए बाध्य नहीं किए जाएंगे वो। दूसरी बात, दूसरा पॉइंट समझ ले, ऐसा कोई भी तथ्य जो किसी बैरिस्टर, प्लीडर, अटॉर्नी या वकील ने अपनी ऐसी हैसियत में नियोजन के अनुक्रम में संप्रेषित किया हो और जिससे दर्शित हो कि उसके नियोजन के प्रारंभ के पश्चात कोई अपराध या कपट किया गया है। कहने का मतलब है किसी क्लाइंट ने वकील को हायर कर लिया, वकील साहब को नियुक्त कर लिया, उसके बाद अगर वो कोई अपराध करता है तो उस अपराध जो नियोजन के बाद वो अपराध करेगा, तो ऐसे नियोजन के बाद जो अपराध किया गया है उसको बचाने के लिए वकील साहब को प्रकटन का सहारा नहीं मिलेगा। कहने का मतलब है अगर वो नियोजित होने के बाद कोई अपराध करता है
तो उसको प्रकट करने के लिए वकील साहब बाध्य हैं। इस खा इलस्ट्रेशन को समझ लें। जो क्लाइंट है का, वो अटॉर्नी खा से कहता है मैं संपत्ति पर कब्जा कूट रचित विलेख के उपयोग द्वारा अभिप्राप्त करना चाहता हूं और इस आधार पर वाद लेने को मैं आपसे प्रार्थना करता हूं। ये संसूचना आपराधिक प्रयोजन के अग्रसर करने में की गई, इसलिए प्रकटन से संरक्षित नहीं है। बात को बिल्कुल क्लियर समझ लें कि पहले मामले में जो आपने देखा कि एक आदमी ने पहले कूट रचना कर ली और फिर वकील साहब के पास आया, मान लीजिए वो फंस गया, उसने किसी को अपने किसी हैंडराइटिंग के में हस्ताक्षर करके कोई संपत्ति हथिया ली। अब उन पर केस चल रहा है तो वो वकील साहब के पास आए तो ये संरक्षित है। पहला का पॉइंट। खा पॉइंट में क्या हो रहा है, वो वकील साहब जब उसने वकील साहब को हायर कर लिया और उसके बाद कहता है कि अब मैं कूटरचित विलेख के द्वारा संपत्ति प्राप्त करना चाहता हूँ और आप मेरी मदद करें। तो चूंकि हायर करने के बाद जो दूसरा पॉइंट हमने बताया था कि अगर वकील साहब को वो हायर कर लेता है, नियोजित कर लेता है, उसके बाद अगर वो कोई अपराध करता है तो उसको प्रकटन, उसकी संसूचना को प्रकटन से न्यायालय में नहीं बचाया जा सकता। संक्षेप में इतना समझ लें आप कि अगर आपने अपराध कर लिया है उसके बाद वकील साहब की श्रेणी में जाते हैं तो आपको वकील साहब बचा लेंगे, और अगर आप ऐसा कहते हैं कि मैं अपराध करने जा रहा हूं और आप अब मुझे बचा लीजिए, तो वहां पर इससे आपको वकील साहब नहीं बचा पाएंगे। उन वकील साहब को प्रकट करना पड़ेगी, प्रकटन से ये बात संरक्षित नहीं है। फिर धारा 127 ये कहती है कि धारा 126 जो है वो द्विभाषीय आदि को लागू होती है। द्विभाषीय हमने बताया था इंटरप्रेटर को कहते हैं, तो ये धारा 126 जो है इंटरप्रेटर्स, वकीलों और उनके लिपिकों आदि को पर लागू होती है। फिर धारा 128 साक्ष्य देने के लिए स्वयं उद्यत होने से उपस्थित, उद्यत का मतलब होता है उपस्थित होने से विशेषाधिकार अभित्यक्त नहीं हो जाता। कहने का मतलब हुआ कि अगर आपको न्यायालय के समक्ष साक्ष्य देने के लिए बुलाया गया है तो सिर्फ और सिर्फ साक्ष्य देने के लिए बुलाए जाने से आपके जो विशेषाधिकार आपको मिले हुए हैं वो समाप्त नहीं हो जाएंगे, वो खत्म नहीं हो जाते। फिर धारा 129 है विधि सलाहकारों से गोपनीय संसूचनाएं। जो विधि सलाहकारों से गोपनीय संसूचनाएं की जाती हैं उनको भी आप प्रकट करने के लिए न्यायालय में बाध्य नहीं है। फिर इसके बाद धारा 132 और धारा 133 मुख्य परीक्षा के लिए है, आगे हम आपको पढ़ाएंगे। ये आपको यहाँ पर 132 और 133 पहले पढ़ा दें। 133 धारा हम पढ़ा चुके हैं जब हमने आपको सह अभियुक्त पढ़ाया था, वहीं पर सह अपराधी भी बहुत डिटेल्ड में पढ़ा दिया था, शायद तीसरे या चौथे दिन की बात है ये एविडेंस एक्ट का। तो अब धारा 32 समझ ले, 32 नहीं, धारा 132, शायद हमने 32 अगर बोला हो तो 132 की बात कर रहे हैं हम। सेक्शन 132 एविडेंस एक्ट का कहता है इस आधार पर कि उत्तर उसे अपराध में फंसाएगा, साक्षी उत्तर देने से क्षम्य ना होगा। कहने का मतलब है कोई भी साक्षी अगर न्यायालय के समक्ष आया है, चाहे वो सिविल कार्रवाई हो या दांडिक कार्रवाई हो, और उससे किसी भी विभागक तथ्य जो रिलीवेंट फैक्ट हैं या फैक्ट इन इशू हैं, सुसंगत तथ्य हैं या विभागक तथ्य हैं, उनके बारे में कोई प्रश्न पूछा जाता है और उस साक्षी को लग रहा है कि अगर मैंने इन प्रश्नों का उत्तर दिया तो कहीं ना कहीं मैं भी फंस जाऊंगा, तो ऐसी अवस्था में भी उस व्यक्ति को उत्तर देने से क्या बचाया नहीं जा सकता है, मतलब वो उत्तर देने के लिए बाध्य किया जाएगा, पहली बात। ठीक, कहने का मतलब अगर खुद उस साक्षी को खुद लगे कि इस प्रश्न के उत्तर में मैं खुद फंस जाऊंगा, फिर भी उसको उत्तर देना पड़ेगा, चाहे वो सीधे सीधे अपराध में फंस रहा हो चाहे इनडायरेक्ट वे में फंस रहा हो, फिर भी उसे उत्तर देना पड़ेगा। इसमें एक बात परंतु के रूप में जोड़ दी गई है कि परंतु ऐसा कोई भी उत्तर जिसे देने के लिए साक्षी को विवश किया जा रहा है, क्योंकि अब ऐसा कोई उत्तर देना पड़ रहा है उस साक्षी को जो उसको खुद को फंसाएगा, तो ऐसे विवश करने के बाद उसको क्या होगा, गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। हाँ, उस पर क्या होगा, मिथ्या साक्ष्य देने के लिए कार्रवाई की जाएगी, ये कहती है धारा 132। कहने का मतलब अगर साक्षी खुद भी फंसता हुआ लग रहा हो प्रश्न के उत्तर देने में, तब भी उसको उत्तर देने के लिए बख्शा नहीं जाएगा, उसको उत्तर देने के लिए विवश किया जाएगा। फिर धारा 133 सह अपराधी से संबंधित है, हमने अभी आपको बताया था, ये हम आपको जब हमने सह अभियुक्त पढ़ाया था वहाँ पर सह अपराधी के बारे में पढ़ा दिया था। फिर से हम बता देते हैं आपको, सह अपराधी वो अपराधी है जो
एक साथ अपराध में शामिल थे, तो सह अपराध इस धारा में, एक धारा 133 में ये बताया गया है कि सह अपराधी अभियुक्त व्यक्ति के विरुद्ध सक्षम साक्षी होगा और कोई दोष सिद्ध केवल इसलिए अवैध नहीं है कि वो किसी सह अपराधी के असंपुष्ट परिसाक्ष्य के आधार पर दी गई है। ठीक, कहने का मतलब है सह अपराधी के साक्ष्य पे भी किसी अपराधी को दूसरे सह अपराधी को सजा हो सकती है। इसमें एक केस वासुदेव बनाम स्टेट 1993 था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट का केस था। ये हम पूरा बता चुके इसलिए शॉर्ट में बता रहे हैं। इस केस में क्या किया था सुप्रीम कोर्ट ने, पहले तो धारा 114 का जो दृष्टांत इलस्ट्रेशन खा था उसको समझाया था और ये बताया था कि 114 का जो इलस्ट्रेशन खा है और धारा 133 दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। और क्या होना चाहिए, अगर किसी सह अपराधी के साक्ष्य के आधार पर किसी व्यक्ति को सजा हो गई है तो वो क्या सजा जो है अवैध नहीं है, बल्कि न्यायालय को इसमें सावधानी बरतना चाहिए, ये कहा था। फिर एक केस और था डगड़ू बनाम महाराष्ट्र AIR 1977। इसमें भी यही कहा था कि अगर सह अपराधी, इसमें इसका थोड़ा सा पहले का निर्णय है ये, इसमें ये कहा था सुप्रीम कोर्ट ने कि सह अपराधी के साक्ष्य पर आधारित होकर दोष सिद्ध नहीं की जा सकती। जितने भी 1993 से पहले के सुप्रीम कोर्ट के निर्णय थे उनमें यही कहा गया था कि सह अपराधी के साक्ष्य के आधार पर आप किसी को सजा ना दें। तो इस तरह से आपकी धारा 132 133 हो गई। फिर आ जाइए आप धारा 134 में 134। धारा 134 एग्जैक्टली साक्षियों की संख्या से संबंधित है। इस धारा 134 में कहा गया है कि किसी भी मामले में किसी भी तथ्य को साबित करने के लिए साक्षियों की कोई भी विशिष्ट संख्या अपेक्षित नहीं है। कहने का मतलब है किसी भी अपराध में ये नहीं कहा जा सकता कि साक्षियों की संख्या इतनी होना चाहिए। इसी पर बेस्ड एक केस है सुप्रीम कोर्ट का, वहुला भूषण बनाम तमिलनाडु राज्य 1989 का ये केस है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल साबित कर दिया, दोषित को वैध करार दे दिया, जहां पर दोषित के लिए केवल एक साक्षी ही पर्याप्त था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर एक भी साक्षी प्रॉपर तरीके से साक्ष्य दे रहा है, सक्षम साक्ष्य दे रहा है, तो दोषित वैध है। ये नहीं कहा जा सकता कि सिर्फ एक साक्षी के आधार पर दोष सिद्ध कैसे की जाए। फिर यहाँ पर आप जाइए आप, अब आपकी जो अध्याय जो चैप्टर नंबर 9 था ये कंप्लीट हो गया। अब अध्याय 10 शुरू हो गया। जो अध्याय 10 है, चैप्टर 10 है आपका, ये साक्षियों की परीक्षा के विषय में है और ये लगभग आखिर तक चलेगा। सिर्फ एक धारा रह जाएगी जो ये चलेगा, धारा 135 से लेकर धारा 166 तक। इसी के अनुक्रम में आप धारा 136 को पढ़ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। धारा 136 एविडेंस एक्ट की धारा 136 कहती है कि न्यायालय साक्ष्य की ग्राह्यता के बारे में निश्चय करेगा। क्या मतलब है इसका, कि जब दोनों में से कोई भी पक्षकार किसी तथ्य का साक्ष्य देने की प्रस्तावना करता है, मतलब न्यायालय से कोई भी पक्षकार कहता है कि हम ये साक्ष्य देना चाहते हैं, तो न्यायालय क्या करेगा, साक्ष्य देने की प्रस्तावना करने वाले पक्षकार से ये पूछ सकेगा कि अगर ये जो आप तथ्य कह रहे हैं ये साबित हो जाता है तो किस प्रकार सुसंगत होगा। तो वो क्या करेगा, पक्षकार बताएगा कि अगर ये साबित हो जाता है तो इस तरह से सुसंगत हो जाएगा, मायने रखेगा। और अगर न्यायालय को लगता है कि ये तथ्य यदि साबित हो जाता है तो सुसंगत होगा, तो वो क्या करेगा, साक्ष्य को ग्रहण करेगा, अन्यथा नहीं करेगा। कहने का मतलब हुआ कि अगर कोई भी पक्षकार न्यायालय के समक्ष ये कहता है कि हम ये साक्ष्य देना चाहते हैं, तो न्यायालय उसको साक्ष्य देने से पहले कहेगा कि अगर ये साक्ष्य दिया आपने और अगर तो ये बताइए अगर ये साबित हो गया तो ये सुसंगत किस आधार पर आप कह रहे होगा। तो वो अपने जो जज साहब उनसे पूछेंगे उसका तर्क संगत उत्तर देगा, और अगर उनके तर्क संगत उत्तर से न्यायालय संतुष्ट हो जाता है कि हाँ इनके द्वारा दिया गया साक्ष्य साबित होने पर सुसंगत हो जाएगा, तभी साक्ष्य को ग्रहण करेगा, वरना उनको मना कर देगा कि आपका साक्ष्य बेकार है, बेबुनियाद है। फिर आप आ जाइए धारा 137 में। एग्जैक्टली धारा 137 में मुख्य परीक्षा को बताया गया है। धारा 137 पूछा जाता है आपसे मुख्य परीक्षा किस धारा में है, तो धारा 137 में है, सेक्शन 137 में है मुख्य परीक्षा। मुख्य परीक्षा होती क्या है कि जो भी साक्षी जो पक्षकार जो है साक्षी को बुलाता है, मतलब जिस पक्षकार के पक्ष में साक्षी आता है, अगर वो पक्षकार
अपने साक्षी से परीक्षा करता है तो उसको कहते हैं मुख्य परीक्षा। और इसी में आगे प्रतिपरीक्षा भी पढ़ाई गई है, पुनः परीक्षा भी पढ़ाई गई है धारा 137 में ही। प्रतिपरीक्षा क्या होती है कि साक्षी आपने बुलाया मगर आपका अपोजिट पक्षकार अगर उससे उस आपके पक्षकार आपके जो साक्षी की परीक्षा करेगा अपोजिट पक्ष, तो वो कहलाएगी उस साक्षी की प्रतिपरीक्षा। फिर क्या होता है, प्रतिपरीक्षा के बाद अगर आप चाहें तो फिर से जो आपने साक्षी बुलाया था उसकी फिर से परीक्षा अगर आप करते हैं प्रतिपरीक्षा के बाद, तो उसकी परीक्षा क्या कहलाएगी, अपने ही साक्षी से जब आप प्रतिपरीक्षा के बाद परीक्षा करते हैं तो इसको कहते हैं पुनः परीक्षा। इंग्लिश में इसको कहते हैं क्रॉस, मतलब पहली वाली को मुख्य परीक्षा को कहते हैं एग्जामिनेशन इन चीफ, प्रतिपरीक्षा को कहते हैं क्रॉस एग्जामिनेशन और पुनः परीक्षा को कहते हैं री एग्जामिनेशन। इस तरह से ये आपकी धारा 137 तक आज हमने करा दी। अगले टर्म पर प्रयास करेंगे कि हम कम से कम 10 सेक्शन करा दें, एवरेज 10 सेक्शन का 10 धाराओं का एवरेज लेकर चल रहे हैं कि 10 धाराएं प्रतिदिन हो जाएं, जिससे क्या हो आपका 17 दिन के अंदर अंदर पूरा एविडेंस एक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से हम आपको ये पूरा एविडेंस एक्ट, क्योंकि सीआरपीसी हमने सिर्फ 10 दिनों में दे दी थी जो कि हमें लग रहा है काफ़ी तेज़ दे दी थी, इसलिए हम आपको थोड़ा सा स्लो पढ़ा रहे हैं कि आपको आराम से समझ में आ जाए। इसमें आपको टोटल सारे कंपटीशन से संबंधित नोट्स हैं, चाहे प्री एग्ज़ाम हो, चाहे मेंस एग्ज़ाम हो, चाहे कोई भी जुडिशरी एग्ज़ाम दे रहे हो आप पूरी इंडिया में, या AIBE का एग्ज़ाम दे रहे हो या LLB कर रहे हो, सब लोगों के लिए पर्याप्त नोट्स हैं। आप इन नोट्स के ज़रिए आराम से जज बन सकते हैं या LLB की तैयारी करते करते आप जज की तैयारी कर सकते हैं। इसीलिए अपने सारे साथियों को इस मैटर को शेयर कर दीजिए, और हम अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। धन्यवाद। इस पूरे मैटर में आप एक धारा 126 को ध्यान से समझ लीजिएगा कि इसमें कन्फ्यूज़न हो जाता है, क्योंकि मैटर हमने पूरा पढ़ाया हुआ है वृत्तिक संसूचनाओं के बारे में। वृत्तिक संसूचना में यही बताया गया है कि जो भी संसूचनाएं दी जाती हैं वो उनको प्रकटन करने से संरक्षित हैं, ये प्रकट नहीं किया जाता है न्यायालय में। मगर 2 बातें ऐसी थी कि अगर कोई व्यक्ति अवैध कार्य को कर रहा है, अवैध प्रयोजन के लिए अग्रसर है, तो ऐसी संसूचना से वो प्रकटन से संरक्षित नहीं होगा। या फिर कोई वकील को हायर करने के बाद, अटॉर्नी को हायर करने के बाद फिर कोई अपराध करता है तो भी उसको संसूचना से प्रकटन से राहत नहीं मिलेगी। इसमें हमने 2 दृष्टांत बताए थे, 2 इलस्ट्रेशन पढ़ाए थे। जो दृष्टांत ए था, इसमें क्या था, कोई व्यक्ति अटॉर्नी के पास, अपने वकील के पास आया था, जबकि उसने क्या किया, उसने पहले कूट रचना कर दी थी, फिर वकील साहब के पास आया था, इसलिए वो क्या थी, उसको संसूचना संरक्षित थी। और जबकि बाद वाले इलस्ट्रेशन खा में वो वकील साहब को हायर करने के बाद क्या करना चाह रहा था, वो कूट रचना द्वारा कोई विलेख बनवाना चाह रहा था, इसलिए ये संसूचना क्या है, प्रकटन से संरक्षित नहीं है। बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो हमारे नंबर जो हमने आपको दिया हुआ है 9450770672, इस पर आप मैसेज करके, व्हाट्सएप नंबर है, या आप कमेंट के ज़रिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर, या फिर कमेंट के ज़रिए मैसेज से आप हमसे संपर्क में रह सकते हैं। कोई भी असुविधा हो हमसे तुरंत आप कम्युनिकेट कर लें। नंबर भी हमने आपको कई जगह पर दिया हुआ है। और इस मैटर को सबको शेयर करें, क्योंकि सबके लिए बहुत ज़रूरी है। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।